नमस्कार दोस्तों, एडुटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की एक श्रृंखला कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पिछली कक्षा में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान का भाग 3 यानी कि मूल अधिकार है। तो आज की कक्षा में हम मूल अधिकारों को विस्तार से पढ़ेंगे और इस कक्षा को करने के बाद आपको मूल अधिकारों से संबंधित किसी भी क्लास को करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्लास के बाद इस क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और इस क्लास से संबंधित एक टेस्ट भी, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग को यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महान घोषणा पत्र। और यह 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा की गई घोषणा के संबंध में इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सन 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन और वहां के सामंतों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। उसी के संबंध में यह पहली घटना थी जब किसी राजशाही में वहां के आम नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे। और मूल अधिकारों में भी अधिकारों की बात की गई है, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। तो आज की क्लास में हम अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक विस्तार से मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे राज्य के खिलाफ दिए गए हैं, यानी कि राज्य किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि राज्य के अंतर्गत आता क्या क्या है? तो हम मोटे तौर पर देख सकते हैं कि जितनी भी संस्थाएं सरकार से संबंधित हैं वही राज्य है। सरकार ही क्या है? राज्य है। अब सरकार के कितने भाग हो सकते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। भारत सरकार है, जो संसद है, वह विधियों का निर्माण करती है। तो संसद कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। तो राज्य के अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है? भारत सरकार। फिर राज्य की सरकारें जैसे कि विधानमंडल। सभी स्थानीय निकाय हैं जैसे नगर पालिका है, नगर पंचायत है या ग्राम पंचायत है, ये भी राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। और अन्य वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण और एलआईसी और ओएनजीसी जैसी कंपनियां जो सरकार के अंडर में काम करती है। तो मोटे तौर पर हम देख सकते हैं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सरकारी तंत्र जितना भी है, सरकार के अंडर जो भी संस्थाएं काम करती हैं, सभी के सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत समाहित हो जाती हैं, यानी कि वे सभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। अब अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 में यह बताता है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, या तो पूरी की पूरी विधि या उस विधि का उतना हिस्सा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह शून्य हो जाएगा। यानी कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा वह लागू नहीं किया जाएगा। इसकी न्यायिक समीक्षा कौन करेगा कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है नहीं? तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत इनके खिलाफ रिट जारी कर सकता है। इसमें विधि की भी परिभाषा दी गई है कि विधि यानी कि कानून कौन में क्या क्या शामिल है, कि कौन से कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं वे शून्य हो जाएंगे। तो स्थायी विधियां जो संसद बनाती है और अस्थायी विधियां जैसे कि अध्यादेश पारित किया जाता है, ये सभी विधि के अंतर्गत आएंगे। प्रत्यायोजित विधान यानी कि सरकार द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है वह भी विधि के अंतर्गत आएगा। और गैर विधायी स्रोत जैसे कोई रूढ़ी कोई प्रथा चली आ रही है और वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है वह भी शून्य साबित होगी, यानी कि जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी बात होगी वह मानी नहीं जाएगी। इसमें आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन शामिल नहीं है, यानी कि संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है और इन पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन कोई भी सामान्य कानून मौलिक अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकता। अगर यदि कोई कानून लगाता है तो उसके खिलाफ अनुच्छेद 32 और 226 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो भाग 3 में प्रदान किए गए सभी अधिकारों को हम एक नजर में देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार दिया गया है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है और 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक है और अनुच्छेद 29 से 30 तक सांस्कृतिक और शिक्षा की स्वतंत्रता है। फिर अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, यानी कि इनके उल्लंघन पर हम सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं और इनके खिलाफ रिट जारी करा सकते हैं। तो कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? यहाँ पर मूल अधिकारों की 6 श्रेणियां हैं। पहली समता का यानी कि बराबरी का अधिकार,
दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो इन सभी अधिकारों को हम अब विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो इनके बारे में हम क्लास के बाद में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम पूरे अधिकारों को एक बार पढ़ने के बाद अच्छे से समझ पाएंगे कि ये अधिकार केवल नागरिकों को क्यों दिए गए हैं और ये अधिकार जो विदेशियों को भी दिए गए हैं, विदेशियों को क्यों दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 14 में दो बातें निहित हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि विधि के सामने सभी बराबर हैं, यानी कि कोई भी अमीर गरीब बड़ा छोटा नहीं है, विधि सब पर समान रूप से लागू होती है। यह विधि की सर्वोच्चता सिद्ध करता है, इसीलिए यह नकारात्मक कथन है। तो यह अवधारणा नकारात्मक क्यों है? क्योंकि विधि को सर्वोच्च साबित करता है और विधि के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं है, विधि के सामने सब बराबर है और समान रूप से विधि सब पर लागू होगी। और इसका जो मूल है वो ब्रिटिश मूल से आई है, यानी कि यह अवधारणा ब्रिटिश मूल की है और नकारात्मक है। वहीं पर विधियों का समान संरक्षण का अर्थ है कि जो कानून है वो सबकी समान रूप से रक्षा करेगा। कानून सबकी समान रूप से रक्षा करेगा। तो यह सकारात्मक अवधारणा है। इसका मूल कहां से आया है? अमेरिकी मूल। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहते हैं कि विधि के सामने सभी लोग बराबर होंगे और विधियां सभी लोगों का समान रूप से संरक्षण करेगी, यानी कि किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल। अनुच्छेद 361 में दिया गया है कि इनके खिलाफ कोई दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक ये पद पर है। संसद या विधानमंडल के सदस्यों को सदन में कही गई बात पर छूट है और उनकी गिरफ्तारी उस समय पर नहीं हो सकती जब में संसद का या विधानमंडल का सत्र चल रहा हो। विदेशी संप्रभु, राजदूत या यूएनओ को कूटनीतिक मुक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 31 गए, हम आगे चलकर पढ़ेंगे इसके बारे में कि अनुच्छेद 31 सी जहां आता है वहां पर अनुच्छेद 14 चला जाता है, यानी कि समता के आधार पर यह बात नहीं कही जा सकती कि इसका उल्लंघन हुआ है। अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध में कुछ आधार क्या क्या है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि भेदभाव करने के अन्य आधार हो सकते हैं, लेकिन केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नागरिकों को दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों और राज्य निधि से पोषित तालाब हैं जो उनमें के उपयोग से नहीं रोका जाएगा। तो राज्य अलग आधारों पर तो भेदभाव कर सकता है, लेकिन धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। और इसके अपवाद क्या है? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। ये नहीं कहा जाएगा राज्य को कि महिलाओं और बच्चों के लिए जो विशेष व्यवस्था हुई है यह सभी के लिए करो। या फिर एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की भी व्यवस्था का प्रावधान है, जो 93वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और तीसरा पॉइंट इसका यह है कि ईडब्ल्यूएस जो 103वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 10% आरक्षण जोड़ा गया। तो ये इसके अपवाद है। बाकी राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15 में विभेद का प्रतिषेध किया गया है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की एलिजिबिलिटी दी गई है। पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, यहाँ पर 6 लाख गलत दिया गया है। पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए? 8 लाख से कम। और कृषि भूमि 5 एकड़ से कम, तो कृषि भूमि भी 2 एकड़ से कम होनी चाहिए। आवासीय फ्लैट 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए। और जो प्लॉट है 100 गज अधिसूचित जमीन में 100 गज से कम या गैर अधिसूचित जमीन में 200 गज से कम होना चाहिए। अब आर्टिकल 16 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि लोक नियोजन क्या होता है? सरकारी नौकरियां। तो सरकारी नौकरी के विषय में अवसर की समता, यानी कि सभी को समान रूप से अवसर दिया जाएगा। तो एक मंडल आयोग का गठन हुआ था 1969 में, जिसे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसने 3743 जातियों की पहचान की थी और 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। फिर 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा 27% आरक्षण को लागू कर दिया गया।
1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आई और उसने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण और जोड़ा। लेकिन 1992 में मंडल आयोग केस हुआ और उसने फिर सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को नकार दिया और ओबीसी के 27% आरक्षण को वैध ठहराया और आरक्षण की सीमा तय कर दी गई कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ओबीसी से संबंधित व्यक्ति जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें भी आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब क्रीमी लेयर क्या होती है? कोई भी संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि, या फिर क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी होते हैं, जितने भी इन रैंकों के अधिकारी भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। सेना के कर्नल और समकक्ष रैंक के अधिकारी, या फिर वे व्यक्ति जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से अधिक है, ये सभी क्रीमी लेयर में आएंगे और ये ओबीसी के जो आरक्षण है उसकी मांग का दावा नहीं कर सकते। फिर इसके कुछ अपवाद भी हैं, अनुच्छेद 16 के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कोई राज्य निवास की शर्त रख सकता है कि आपको हमारे राज्य में निवास करना पड़ेगा या आपका निवास हमारे राज्य में होना चाहिए, तभी आपको सरकारी नौकरियों में एलिजिबल माना जाएगा। या फिर कोई धार्मिक पद की रिक्ति है, जैसे किसी मंदिर के पुजारी की या फिर मस्जिद के मौलवी की, इनमें धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। SC ST की प्रोन्नति के लिए जो बोर्ड का गठन किया जाता है, उनके अधिकारियों की नियुक्ति में भी इस प्रकार के भेदभाव किए जा सकते हैं। तो हमने अनुच्छेद 16 देखा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समता के बारे में बात की गई है। इसमें जो विभेद किया गया है वह 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया है और फिर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट दिया गया है और अपवाद के तौर पर निवास की शर्त राज्य रख सकता है, धार्मिक पद में भी भेदभाव किया जा सकता है और SC ST की प्रोन्नति के लिए भी उन्हें आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता क्या होता है? छुआछूत। तो छुआछूत के आचरण का पूर्ण निषेध किया गया है। मैसूर उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह शाब्दिक नहीं, ऐतिहासिक सामाजिक बहिष्कार है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के तहत दंड के रूप में 500 रुपये जुर्माना या 6 महीने की कैद का प्रावधान किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता में लिप्त पाया जाता है तो उस पर 6 महीने का जुर्माना लगाया जा सकता है और 6 महीने की 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और 6 महीने की कैद का प्रावधान है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, यानी कि राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा सेना और विद्या को छोड़कर। भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि नहीं लेगा। विदेशी व्यक्ति है जो राज्य के अधीन कार्य कर रहा है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपाधि नहीं लेगा और कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी भेंट भी नहीं लेगा। तो इसमें 4 मुख्य बातें हैं कि राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा सेना और विद्या को छोड़कर। फिर भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि नहीं लेगा। विदेशी व्यक्ति है कोई जो भारतीय सरकार के अंतर्गत या भारतीय राज्य के अंतर्गत कार्य कर रहा है, वह भी राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपाधि नहीं लेगा। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी भेंट भी प्राप्त नहीं करेगा। इसमें एक बात और क्लियर की गई है कि जो पद्म पुरस्कार हैं जिनकी शुरुआत 1954 में की गई थी, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ये उपाधि के अंतर्गत नहीं आते और ना ही ये नाम के आगे पीछे इस्तेमाल हो सकते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी शांतिपूर्ण सम्मेलन की, तीसरी संघ या ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता, चौथी अबाध संचरण की, पांचवी निवास की और छठी वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो 19 का पहला पॉइंट क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक का अर्थ होता है बोलना, तो किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन हमारा बोलना और हमारे विचारों से भारत की संप्रभुता को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे विदेशी मैत्री को नुकसान हो या किसी की मानहानि हो या न्यायालय की अवमानना हो। ये इसके अपवाद है, बाकी हमें बोलने और विचारों की स्वतंत्रता दी गई है। फिर शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के दूसरे पॉइंट में दी गई है। यह भी संप्रभुता के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक आदेश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए और हड़ताल करने का अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं है। तो शांतिपूर्वक सम्मेलन भी हम कर सकते हैं। संगम या संघ बनाना। संगम या संघ क्या होता है? जब किसी कार्य को करने के लिए एक से अधिक आदमी एक साथ आते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाना आदि,
तो संघ बनाने की स्वतंत्रता भी 19 के तीसरे पॉइंट में दी गई है। यह भी संघ हमारे संप्रभुता के खिलाफ नहीं होने चाहिए, कोई आतंकवादी संगठन हम नहीं बना सकते, सार्वजनिक आदेश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा संघ नहीं होना चाहिए जो नैतिकता के खिलाफ हो। फिर पूरे देश में अबाध संचरण की स्वतंत्रता भी भारतीय नागरिकों को दी गई है। ऐसा संचरण जो आम लोगों के हित को प्रभावित करता हो, अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा को प्रभावित करता हो, नहीं किया जा सकता। जैसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अबाध संचरण की सुविधा नहीं दी गई है। फिर निवास की स्वतंत्रता, भारत का कोई भी नागरिक पूरे देश में कहीं भी निवास कर सकता है, बशर्ते उससे आम लोगों का हित प्रभावित न हो और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में निवास की स्वतंत्रता पर कुछ शर्तें रखी गई हैं। वृत्ति या व्यापार की स्वतंत्रता, भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से कोई भी वृत्ति या व्यापार भारत के अंदर कर सकते हैं, लेकिन वह व्यापार ऐसा नहीं होना चाहिए जो सार्वजनिक हित के खिलाफ हो, और तकनीकी योग्यता की शर्त भी रखी जा सकती है। कुछ वृत्ति ऐसी है जिनमें तकनीकी योग्यता की शर्त रखी जाती है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इसमें एक 7वां पॉइंट भी था, संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाकर 300 के 7वां पॉइंट था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन में। और कहाँ भेज दिया गया? 300 के ए में विधिक अधिकार या सांविधिक अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। कोई भी पूर्व पद प्रधान नहीं। इसके 3 पॉइंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो पहला पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज की तारीख में कोई कृत्य किया है और ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो उसे आज अपराध घोषित करता हो, तो सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती कि उस कृत्य को अपराध घोषित कर दे और उसे उस डेट से लागू कर दे जब आपने वह कृत्य किया था। यानी कि अगर आज कोई कानून बनाया गया और उसमें कोई कृत्य अपराध घोषित किया गया है, तो आज के बाद यदि कोई उस कृत्य को करता है तो अपराधी माना जाएगा। आज से पहले यदि वह कृत्य किसी के द्वारा किया गया है तो वह अपराधी नहीं होगा। किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने कार्य के समय लागू कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। यह केवल आपराधिक कानूनों पर ही लागू होता है। दूसरा पॉइंट है दोहरी क्षति नहीं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार अभियोजित किया जाएगा। और स्वयं अभिशंसन नहीं, यानी कि स्वयं के खिलाफ किसी को गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, अंगूठे के निशान या रक्त की जांच अनिवार्य की जा सकती है, लेकिन मारपीट कर या डरा धमकाकर किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। तो अनुच्छेद 20 में 3 चीज है अपराध के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पहला क्या है? कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, यानी कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो जिसमें आज किसी को अपराध घोषित किया गया है और उसका प्रभाव बीते गए कल से हो। फिर दोहरी क्षति नहीं, यानी कि एक बार किसी ने अपराध किया है तो उसकी सजा भी उसे एक ही बार मिलेगी। और स्वयं अभिशंसन नहीं, इसका अर्थ यह है कि वह स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 और 21A को देखते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, जिसमें मानवीय प्रतिष्ठा से जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार, सोने का अधिकार और देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार शामिल है। इसमें और भी अधिकार शामिल हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। वे सभी अधिकार अनुच्छेद 21 में जरूरी है। तो अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार है, जिसे 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। सरकार 2 कारणों से किसी को भी हिरासत में ले सकती है। पहला तब जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो, और दूसरा तब जब अपराध करने वाला हो। तो अपराध किया है अगर किसी ने, तो उसे साधारण कानूनी मामलों के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। यदि कोई अपराध करने वाला हो और संदेह के आधार पर ही सरकार किसी का निरोध कर सकती है। तो निरोध क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपराध करने वाला हो तो उसे अपराध करने से रोकने के लिए
उसे नजरबंद रखना। और गिरफ्तारी कब की जाती है? जब किसी ने कोई अपराध किया हो तो उसकी गिरफ्तारी की जाती है। तो इसके जो अनुच्छेद 22 है उसमें निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के अधिकार प्राप्त हैं। साधारण कानूनी मामले देखें, यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो इसकी गिरफ्तारी के बाद उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। वह किसी वकील को से सलाह कर सकता है और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार है, जिसमें यात्रा का समय छोड़ दिया जाता है। यानी कि आपको सुबह 10 बजे गिरफ्तार किया जाता है और आपको यात्रा में 1 घंटा लगता है, तो आपको अगले दिन 11 बजे तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना होगा। यदि 24 घंटे से अधिक बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के रिहाई, यानी कि यदि आपको 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार रखा जाता है तो आपको बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के ही रिहाई दे दी जाएगी। विदेशी और निवारक निरोध वालों को यह उपलब्ध नहीं है। फिर निवारक निरोध के अंतर्गत क्या होता है? अपराध को रोकने के लिए एहतियाती कदम है जो केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को निरोध में रखता है। इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि किसी भी अपराध के होने से पहले ही उसका निवारण करना। इसमें किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता और इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। यदि सलाहकार बोर्ड कहता है कि 3 महीने से अधिक भी हिरासत में रख सकते हैं तो इसे हिरासत में रखा जा सकता है। निरोध का आधार बताया जाएगा, लेकिन यदि यह सार्वजनिक हित के विरुद्ध है तब निरोध का आधार भी नहीं बताया जाएगा। निरोध वाले व्यक्ति को प्रतिवेदन करने का अधिकार है। जिस व्यक्ति का निरोध किया गया है वह प्रतिवेदन कर सकता है। तो अनुच्छेद 22 में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। गिरफ्तारी के मामले में क्या संरक्षण है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। वकील से परामर्श कर सकता है और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध के कुछ कानून भारत में लागू किए गए हैं, जैसे पीडीए 1950 में आया था, मीसा एक्ट आया था 1971 में, कोपेपोसा आया था 1974 में, एनएसए जो आज भी भारत में लागू है 1980 में आया था, टाडा 85 में आया था, 90 में समाप्त हो गया था, कोटा 2002 में आया था, और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो अब भी लागू है, इसके अंतर्गत भी भारत में गिरफ्तारियां की जाती है या निवारक निरोध किए जाते हैं। यह अनलॉफुल एक्टिविटीज यानी कि टेररिज्म जैसी एक्टिविटी के लिए प्रिवेंशन एक्ट है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध करता है। तो मानव दुर्व्यापार में पुरुष, महिला, बच्चों की खरीद बिक्री, वेश्यावृत्ति, देवदासी, दास और बेगार शामिल है। दूसरी ओर बलात्श्रम किसी को कोई भी व्यक्ति जबरन मजदूरी नहीं करवा सकता। तो ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है और राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ उपलब्ध है। यानी कि न तो राज्य और न ही निजी व्यक्ति मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम में शामिल हो सकता। फिर अनुच्छेद 24 देखें तो बालकों के नियोजन का निषेध करता है कारखानों आदि में। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या खतरनाक गतिविधियों में नियोजित करने से रोक लगाता है। इसमें कुछ कानून आए थे भारत में, जो 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम आया था। फिर 2006 में घरेलू नौकर और ढाबों पर नियोजन पर रोक लगा दी गई थी बच्चों की। फिर 2016 में संशोधन हुआ, सभी व्यवसायों में 14 साल की उम्र तक पूर्ण रोक लगा दी गई और 14 से 18 वर्ष यानी कि किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में रोक लगाई गई थी। यानी कि 14 से कम उम्र के बच्चे कहीं भी काम नहीं कर सकते और 14 से 18 की उम्र के बच्चे खतरनाक व्यवसायों में काम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी कि अनुच्छेद 25 को देखें हम तो अंतःकरण और आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका आचरण और प्रसार करने का अधिकार भी हमें है, लेकिन इसमें जबरन धर्मांतरण शामिल नहीं है। यानी कि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, लेकिन जबरन धर्मांतरण लेकिन जबरन धर्मांतरण शामिल नहीं है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार शामिल है और हिंदू में सिख, जैन, बौद्ध शामिल किए गए हैं। वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात करता है। सामूहिक अधिकार है जो संप्रदाय को दिया गया है। संस्थाओं की स्थापना करना, प्रबंधन करना, चल अचल संपत्ति अर्जन करना और प्रशासन करने का अधिकार है। यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के अंतर्गत क्या आता है? हम कोई भी धार्मिक संगठन या धार्मिक समूह बना सकते हैं, उसके लिए हम चल और अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और उसका प्रबंधन करने का भी अधिकार अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया है। फिर अनुच्छेद 27 करों के संदाय से स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी राज्य ये बोलकर कर नहीं लगा सकता कि ये किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स लगाया गया है। किसी भी विशिष्ट धर्म की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे अभी राम मंदिर बनाया गया था तो राज्य यह कहकर कि राम मंदिर का निर्माण करना है, इसका कोई स्पेशल टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता। यदि टैक्स का यूज धार्मिक अभिवृद्धि के लिए किया जाएगा तो वह सभी धर्मों के लिए बराबर रूप से किया जाएगा, न कि किसी स्पेसिफिक या किसी विशिष्ट धर्म के लिए किया जाएगा।
अब यहाँ पर करों पर रोक है, लेकिन राज्य शुल्क लगा सकता है। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति का अधिकार। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान हैं जितने भी, उनमें धार्मिक शिक्षा निषिद्ध की गई है, यानी कि किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, सभी धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा सकता है। कोई भी न्यास है, ट्रस्ट है, उसके द्वारा स्थापित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन राज्य निधि द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। भारत में रहने वाले किसी भी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यहाँ पर बात की गई है भारत में रहने वाले किसी भी अनुभाग को, यानी कि यह बहुसंख्यकों को प्राप्त है। उन्हें अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को और बहुसंख्यकों को भी। इसका बी क्या है? राज्य पोषित संस्थानों में केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे संस्थान हैं जो राज्य द्वारा पोषित हैं, उनमें धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा आदि के आधार पर प्रवेश के लिए नहीं रोका जाएगा। इसका सामान्य अर्थ यही है कि राज्य द्वारा पोषित संस्थान में कोई भी प्रवेश पा सकता है। अनुच्छेद 30 यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। ये 3 प्रकार के संस्थान हैं। एक राज्य से आर्थिक सहायता व मान्यता लेने वाले, केवल राज्य से मान्यता लेने वाले, और सहायता और मान्यता दोनों ही नहीं लेते। तो इस प्रकार राज्य से आर्थिक सहायता व मान्यता लेने वाले जो संस्थान होंगे, उनमें स्टाफ, पाठ्यक्रम, सफाई पर राज्य का नियंत्रण होगा। जो केवल मान्यता लेते हैं, उनमें भी स्टाफ, पाठ्यक्रम और सफाई पर राज्य का नियंत्रण होगा। लेकिन जो न तो सहायता लेते हैं और न ही राज्य से मान्यता लेते, उन्हें वे स्वतंत्र हैं, केवल सामान्य कानून ही उन पर लागू होंगे। अब अनुच्छेद 32 को देखते हैं, जो मौलिक अधिकारों का लगभग सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय बताया है। जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध रिट जारी करा सकता है। ये 5 प्रकार की रिट है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, हैबियस कॉर्पस। यदि किसी व्यक्ति या सरकार ने किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया है तो उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कराई जा सकती है, जिसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। जब कोई व्यक्ति अवैध हिरासत में हो तो अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाने के लिए ही बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कराई जाती है। यह किसके खिलाफ है? तो यह सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध कराई जाती है। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर रहा हो, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाकर उससे उसका कर्तव्य करा सकते हैं। यह सार्वजनिक अधिकारी इकाई जिसका अपवाद है राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी व्यक्ति, यानी कि निजी व्यक्ति के खिलाफ यह जारी नहीं कराई जा सकती, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी जारी नहीं कराई जा सकती। फिर प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना या मना करना। तो जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है, कोई भी अधिकारी है अपने अधिकार क्षेत्र को लांघने की कोशिश करता है, तो उसे रोकने के लिए प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है। यह केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरण को ही जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण या सर्टियोरारी का अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण रिट जारी करके अपने पास मंगा लेता है या पहले दिए गए आदेश को रद्द कर देता है। तो यह किसके खिलाफ जारी की जाती है? न्यायिक, अर्धन्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकरण। अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो। क्यो का अर्थ है क्वेश्चन, वारंटो का अर्थ है किस अधिकार से। तो अधिकार परीक्षा का अर्थ है कि किस अधिकार से आपने यह कार्य किया। तो किस प्राधिकृत या वारंट के द्वारा आपने यह कार्य किया। अवैध रूप से कोई पद ग्रहण करता है, उसे रोकने के लिए ही यह जारी की जाती है। सार्वजनिक कार्यालय के दावेदार, इसे कोई भी इच्छुक व्यक्ति जारी करवा सकता है। फिर अनुच्छेद 33 के बारे में देखें तो अनुच्छेद 33 हमें बताता है कि संसद सैन्य बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। उद्देश्य क्या है इसका? उनके अनुशासन और कर्तव्य पालन के लिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि संसद कानून बनाकर किसके मूल अधिकारों पर रोक लगा सकती है? सैन्य बलों के, पुलिस के या खुफिया एजेंसियों के। तो सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य बलों के सदस्यों में नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची आदि को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि राज्य विधानमंडल रोक नहीं लगा सकता, केवल संसद ही इसमें रोक लगा सकती है। अनुच्छेद 34 हमें बताता है कि जिन
क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा है वहां पर मौलिक अधिकार प्रभावी नहीं होंगे। तो अनुच्छेद 34 क्यों लगाया जाता है? यह कानून व्यवस्था भंग होने पर लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत सेना का शासन प्रभावी होता है। तो यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू होता है जिनमें अव्यवस्था फैली है या कानून व्यवस्था भंग हो गई है, केवल उन क्षेत्रों में लगाया जाता है और संविधान में इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल देखें, जिसका जिक्र अनुच्छेद 352 में किया गया है, यह मूल अधिकारों, केंद्र राज्य संबंध और राजस्व वितरण को भी प्रभावित करता है। सरकार एवं सामान्य कानूनी न्यायालय काम करते रहते हैं। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर ही लागू किया जाता है। यहाँ पर कानून व्यवस्था भंग होने पर भी लागू किया जा सकता है मार्शल लॉ, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर ही लागू किया जाता है। यह पूरे देश के हिस्से में लागू किया जा सकता है। संविधान में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। तो दोनों में अंतर भी हमने देख लिया। मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल। मार्शल लॉ क्या होता है? जब सेना का कानून कहीं लागू होता है, जिस एरिया में कानून व्यवस्था भंग हो गई हो वहां पर सेना का शासन लगा दिया जाता है, वह मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। यानी कि वहां पर कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में बताया गया है कि कुछ विशिष्ट अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है, राज्य विधानमंडलों को नहीं, ताकि पूरे देश में एक रूपता रहे। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, इनमें संशोधन करने की या इनके ऊपर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केवल संसद के पास। यानी कि राज्य विधानमंडल है, मौलिक अधिकारों को लेकर कानून नहीं बना सकते। इसमें अनुच्छेद 16(3) निवास की शर्त और 32(3) न्यायालयों को रिट शक्ति और 33 सशस्त्र बल और 34 मार्शल लॉ शामिल है। यानी कि ये सभी कानून संसद द्वारा बनाए गए हैं। फिर संपत्ति का अधिकार पहले 31 में था और 19 के 1 के 6 में था। यानी कि जो फिलहाल 19 में 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे। 7 से जो 7वां मौलिक अधिकार था वो काट दिया गया और 31 में भी संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसे अब 300 के क में पहुंचा दिया गया। तो भाग 3 में अनुच्छेद 19, 1, 6 और 31 के तहत मूल अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन किया गया और 1978 में इसे मूल अधिकारों की सूची से निरस्त कर दिया गया। इसकी वर्तमान स्थिति यह है कि यह भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत केवल एक विधिक या संवैधानिक अधिकार है। अब जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उन्हें संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। सभी मौलिक अधिकार भी संवैधानिक अधिकार है क्योंकि इनका जिक्र संविधान में किया गया है। विधिक या सांविधिक अधिकार क्या होते हैं? जो मौलिक अधिकारों में नहीं दिए गए। विधिक अधिकार क्या होते हैं? जो किसी विधि को बनाकर किसी नागरिक को अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उन्हें विधिक अधिकार कहा जाता है। और सांविधिक अधिकार क्या होते हैं? जिनका जिक्र संविधान में है। और मूल अधिकार वे अधिकार हैं जिनका जिक्र संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में है। तो यदि हम एक वेन डायग्राम देखें, तो वेन डायग्राम के अंतर्गत यदि ये मौलिक अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकार है, तो जो संवैधानिक अधिकार हैं वो संविधान अपने आप में एक विधि तो है ही, में विधिक अधिकार होंगे, लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं वे संवैधानिक अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार भी हैं। तो छोटे गोले के अंदर मौलिक अधिकार आएंगे और संवैधानिक अधिकार बड़े गोले के अंदर आएंगे। और जो मौलिक अधिकार हैं वे संविधान में होने के कारण संवैधानिक अधिकार तो है ही, साथ साथ मौलिक अधिकार भी हैं। यदि यहाँ पर कोई अधिकार आता है वह संवैधानिक अधिकार होगा क्योंकि वह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। मूल अधिकारों के अपवाद के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 31(1) में संपदाओं के अर्जन की बात की गई है। यानी कि कृषि भूमि सुधार और निगमों के प्रबंधन के लिए राज्य संपदाओं का अर्जन कर सकता है और उन्हें इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करते हैं। ऐसे ही अनुच्छेद 31(b) में 9वीं अनुसूची के बारे में व्यवस्था दी गई है। 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी अधिनियम को सभी मूल अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 31(c) में यह बात कही गई है कि यदि हमें नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करना है, खासकर अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को, तो लागू करते समय हम यह नहीं कह सकते कि 14 और 19 का उल्लंघन किया गया है। अब हम संपूर्ण मौलिक अधिकारों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो पहले दो अनुच्छेद सामान्य है। जो अनुच्छेद 12 है वह राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है कि राज्य की परिभाषा क्या है। तो राज्य किसे कहा जाएगा? जो सभी सरकारें हैं, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई भी स्थानीय निकाय की सरकार हो। फिर असंगत विधियां, अनुच्छेद 13 हमें बताता है कि कोई भी ऐसी विधि
जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो वैध नहीं होगी। फिर भाग 3 में 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 देखते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और कानून द्वारा सभी व्यक्तियों का समान रूप से संरक्षण किया जाएगा। फिर 15 में भेदभाव का निषेध है, यानी कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 16 में रोजगार के अवसर की समता है, यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि छुआछूत को प्रोहिबिटेड किया गया है। और 18 में उपाधियों का अंत है, यानी कि राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये बात कही गई है। स्वतंत्रता के अधिकार में देखें तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें विचार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, अबाध संचरण की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है और कोई भी वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। इसमें 7वां पॉइंट भी था एक, जिसमें संपत्ति रखने की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन इसे 300 ए में पहुंचा दिया गया। फिर अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक ही कृत्य के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, किसी भी आपराधिक कानून का पूर्वपद प्रभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, जिसके अंतर्गत निजता का, सोने का, उठने बैठने का, स्वच्छ पर्यावरण का, स्वच्छ वायु का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो यह कब जोड़ा गया? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। गिरफ्तारी में गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, वकील करने का अधिकार है और 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से का निषेध किया गया है। तो अनुच्छेद 23 क्या है? मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों में बाल श्रम का निषेध किया गया है। फिर धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत 25 से 28 तक के अनुच्छेद आते हैं, जिसमें 25 में अंतःकरण और धर्म का अबाध आचरण करने की स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। 27 में धार्मिक धर्म की वृद्धि के लिए करों से मुक्ति है, यानी कि किसी भी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए राज्य कर नहीं लगा सकता। और 28 में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति में छूट प्रदान की गई है, यानी कि किसी को भी जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर संस्कृति और शिक्षा एवं अन्य, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है। तो यह केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है और यह सभी को दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे और रिट जारी करा सकते हैं। 33 में सशस्त्र बलों के अधिकारों पर प्रतिबंध है, यानी कि सरकार सशस्त्र बलों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। 34 में मार्शल लॉ है और 35 में प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए जो विधान बनाने की शक्ति है वह किसके पास है? संसद के पास है। तो आशा करता हूँ मौलिक अधिकारों से संबंधित आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद आप इस क्लास पर आधारित एक टेस्ट लगा सकते हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट के लिए लिंक मिलेगा,